हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एवरेज वेलोसिटी। तो ये एचएस फर्स्ट ईयर का होगा और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो देखना कि पहले 2 लेक्चर मैं बना चुका हूँ इस चैप्टर के ऊपर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर 3 है तुम्हारा। तो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। अगर तुमने वो वाला वीडियो देखे हो कि एवरेज स्पीड, तो वहां पे मैंने बताया था कि तुम्हें एवरेज तुम क्यों ले रहे हो। यहाँ पे एवरेज तुम इसलिए ले रहे हो कि तुम्हारा कंटिन्यूअसली जो स्पीड है वो वेरी कर रहा है बहुत। अगर लंबा जर्नी होगा तो स्पीड जो होगा वेरी होगा। जब मैंने एवरेज स्पीड पढ़ाया था तब वहां पे मैंने वो एवरेज वाला टर्म जो है वो डिस्कस की थी। यहाँ पे भी सेम ही एवरेज का मीनिंग होगा, बस जो इसके एसोसिएटेड टर्म है उसके साथ वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक ऐसा टर्म है जो कि नया नहीं है, ये तुम लोग पढ़ चुके हो। मतलब लोअर क्लास में, क्लास 9 में शायद तुम लोग पढ़ चुके हो मोशन चैप्टर में, है ना। तो वहां पे तुमने वेलोसिटी सीखा है। वैसे सिंपल अगर वेलोसिटी तुम्हारे पास वहां पे था कि वेलोसिटी होता है तुम्हारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम होता था स्पीड, वो भी तुम पढ़ चुके थे। बट हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड पढ़ा था, अब हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। बट जो वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। और यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं यूनिट की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होगा और डिवाइडेड बाय ये टाइम का यूनिट सेकंड होगा, तो मीटर पर सेकंड होगा इसका ऐसा यूनिट। तो ये सिंपल है। ऐसा यूनिट तो तुम्हें पता ही होगा, डिस्टेंस और मतलब स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है। बट यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले टर्म वो है एवरेज वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी हम ऐसे क्लास 9 पे ऐसे डिफाइन करते थे कि डिस्प्लेसमेंट रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो यहाँ पे एवरेज यूज कर रहे हैं हम, एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं डायरेक्ट इसका डेफिनेशन लिखता हूं तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। बार दे रहा हूं मैं यहाँ पे वो इंडिकेट करने के लिए कि एवरेज वेलोसिटी है। तो देखो इसको हम यहाँ पे तो मैंने वैसे लिख दिया, सिर्फ एक डेफिनेशन के हिसाब से लिख दिया। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब समझेंगे कैसे, है ना। तो देखो अगर तुमने ये लिख लिया तो मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे। तो वेलोसिटी के साथ और स्पीड के साथ जो एसोसिएटेड टर्म था वो था, देखना, डिस्टेंस, है ना। और वेलोसिटी में ये स्पीड के साथ था तुम्हारे पास। और वेलोसिटी के साथ जो टर्म आता है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होता है, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा डिस्कशन किया हुआ है, तुम चैप्टर सॉरी पहले लेक्चर में देख लेना। तो इसमें ये तुम्हें पता भी है, वैसे ये तो स्केलर होगा और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस हिसाब से हमें ये भी पता चल रहा है कि स्पीड जो होगा वो तो स्केलर क्वांटिटी होगा, बट वेलोसिटी जो होगा डिस्प्लेसमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारे पास एक सिचुएशन ऐसा है कि तुम ए टू बी और बी टू सी, मतलब तुम्हें ए टू सी जाना है। ठीक है, ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट पे तुमने एक कार मूव करवाया। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ तक इतना, ये डिस्टेंस x1 है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो है x2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ए टू बी जो डिस्टेंस तुमने कवर किया x1 वाला, उस पे तुमने टाइम लगाया t1 टाइम। ठीक है, और जब तुम ए टू सी पहुंच गए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पहुंच गए, उस इतना टाइम लगा। मतलब जो तुम्हारा जर्नी का पॉइंट है वो ए है, तो ए से सी जब तुम पहुंच गए तब तुम्हारा टाइम लगा t2। क्लियर है? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि बी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो इसका डिस्टेंस है मान लो x1 है और टाइम t1 है, और यहाँ पे टाइम t2 है और x2 है इसका पोजीशन मान। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मेरा एवरेज वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो एवरेज वेलोसिटी तुमने क्या कहा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
अब क्वेश्चन है कि भाई एवरेज वेलोसिटी तो देखना है, गाड़ी तो यहाँ से चल रहा था ना, पूरा चला, तुम्हें किस पॉइंट में चाहिए, है ना, तुम्हें किस पॉइंट पे वेलोसिटी डिटरमाइन करना है। तो मान लो मुझे बोला गया कि B2C वाला जो जर्नी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है, वहां पे कितना वेलोसिटी रहा, तो वहां पे कितना वेलोसिटी रहा, ये गाड़ी तो यहाँ से यहाँ तक चला, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये गाड़ी जब चला तो यहाँ से मतलब एकदम कांस्टेंट स्पीड नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पे वेलोसिटी कहूंगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी यूज कर रहा हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी लेके तो नहीं जा रहा है ना, किसी ना किसी पॉइंट पे तो वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आएगा, वो मैंने बताया भी था कि तुम्हें ब्रेक भी अप्लाई करना पड़ सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है ना, और क्रॉसिंग भी हो सकता है, बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। बट कोई अगर पूछे मेरे को तो मैं तो एक ही आंसर दूंगा ना कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक जब मैंने पहुंचा मतलब तब गाड़ी लगभग इतना चला रहा था स्पीड, मान लो लगभग 75 किलोमीटर पर आवर थी, ये बहुत ज्यादा स्पीड है वैसे, है ना। तो इस वजह से मतलब तुमने क्या कहा, तुमने हर पॉइंट पे कोई हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको अलग अलग से नहीं बताया, तुमने एक ही बताया, मतलब हर एक पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी को तुमने एक ऐसे बता दिया कि ये एवरेज एक वैल्यू तुमने बता दिया, समझ रहे हो ना। वही बात मैंने एवरेज स्पीड में पूरा डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या पूछा, मुझे पूछा कि भाई इस पॉइंट पे B2C जब इसने जो जर्नी कवर की तो वहां का एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो हमें पता है कि वहां का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है x2, इनिशियल पोजीशन क्या है x1, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x2 माइनस x1, है ना। और टाइम इंटरवल क्या है, यहाँ से यहाँ तक तुमने कहा t2 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक कहा t1 टाइम लगा, तो t2 माइनस t1 हो गया, है ना। तो इस हिसाब से इस सिचुएशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का जो तुम्हारे पास फॉर्मूला आया वो है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, अगर मैं ऐसे बात करूं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कहूं ना, तो अगर डायरेक्शन वाला पार्ट को मैं नेग्लेक्ट करूं तो याद रखना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन वाला पार्ट अगर तुम नेग्लेक्ट करते हो ना तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, डिस्प्लेसमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है वेलोसिटी के साथ, इस वजह से इसको डायरेक्शन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब नेगेटिव साइन आ सकता है, मतलब स्पीड मेरा जो होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डिस्टेंस पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस मैंने बताया कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो इस हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास स्पीड है तो स्पीड पॉजिटिव हो सकता है, स्पीड जीरो हो सकता है, वो मूव ही नहीं किया उसने, एक ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो स्पीड जीरो है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड होगा मतलब वेलोसिटी इसके साथ रिलेटेड है, तो फिर ये नेगेटिव हो रहा है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, समझ रहे हो ना। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं, वैसे ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए एक सिचुएशन ऐसा लेते हैं ताकि तुम समझ पाओ कि मैं जो हूँ वेलोसिटी को ऐसे लिखता हूँ, एक इक्वेशन से लिखता हूँ कि वेलोसिटी क्या होगा, देखो वेलोसिटी होगा तो स्पीड के बराबर, बट इस वेलोसिटी में एक्स्ट्रा क्या रहेगा, अभी अभी जो मैंने कहा जो वेलोसिटी होगा मतलब इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कहोगे तो वेलोसिटी होगा स्पीड, बट ये तो मैग्नीट्यूड दे रहे हैं वेलोसिटी का, है ना। उसके साथ क्या है वेलोसिटी के पास, डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे याद रखे हो ना तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। वैसे ये जरूरी नहीं है कि तुम एग्जाम में ये लिख के आओ, तुम्हें समझने के लिए ये आसानी होगा, मतलब वेलोसिटी जो होगा उसके पास स्पीड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा। इसका मीनिंग ये है कि तुम एग्जाम में इक्वेशन ये लिख के मत आना कि सर ने ऐसे लिखाया तो मुझे भी ऐसे लिखना है, ठीक है। ये तुम्हें समझाने के लिए है ताकि तुम्हें क्लियर हो। अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसे कहूं कि भाई किसी एक ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो जीरो है, स्पीड तो जीरो हो सकता है,
ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन तुम्हें ये पूछा कि भाई एक ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड 0 है तो उसका वेलोसिटी क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है। तो तुम यहाँ पे देखो वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड, स्पीड का वैल्यू कितना है 0 और प्लस डायरेक्शन। तो स्पीड अगर 0 है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी तो 0 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इस इक्वेशन ने मुझे एक हेल्प ये किया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर 0 रहता है तो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस उसका वेलोसिटी नहीं हो सकता, उसका वेलोसिटी का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। क्लियर है। इस इक्वेशन से एक चीज मुझे क्लियर हो रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 है तो ये हो ही नहीं सकता कि इसका वेलोसिटी का कोई वैल्यू आ जाए, मान लो 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कौन देगा, स्पीड देगा। अब स्पीड का मैग्नीट्यूड ही 0 है तो फिर तो वेलोसिटी का कोई मैग्नीट्यूड रहेगा नहीं, वो भी 0 होना चाहिए और होगा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैंने उल्टा कह दिया, अगर मैं ये कह रहा हूं, बात को समझो ठीक से, कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो क्या इसका स्पीड जो है वो एग्जिस्ट करेगा या फिर स्पीड भी 0 होगा। अब तुम सोचो, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड 0 हो तो क्या उसका वेलोसिटी रहेगा। तो मैंने एनालाइज करके तुम्हें बता दिया कि भाई स्पीड अगर 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगा ही होगा। अब उल्टा पूछा तुमसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका वेलोसिटी 0 है, क्या उसका स्पीड हो सकता है। बताओ आंसर क्या होगा, यस और नो। ठीक है, तो देखो यस और नो में आंसर मत दो, टेक्निकली समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, डायरेक्ट मुझे ये मत बताओ कि ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि ये इक्वेशन तुम्हें समझाने के लिए, डायरेक्ट इसको लिख के मत आओ। तो देखो क्वेश्चन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर 0 है तो क्या इसका स्पीड होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं आंसर बता दूं तो आंसर ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है तो ये हो सकता है कि उसका स्पीड नॉन जीरो होगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट उस वाले केस में कोई भी केस ऐसा नहीं होगा कि स्पीड 0 है बट वेलोसिटी का नॉन जीरो कोई वैल्यू रहेगा, नहीं रह सकता। ये दूसरा वाला केस है जहां पे मैंने बताया कि वेलोसिटी 0 हो तो क्या स्पीड 0 होना चाहिए। तो नॉट नेसेसरी कि स्पीड 0 होना चाहिए, स्पीड का कोई वैल्यू रह सकता है। कैसे? तो देखो एक सिस्टम, मान लो एक पॉइंट पी ऐसा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ने ऐसे घूम गया, ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ में घूम गया तो इसका एक रेडियस होगा आर। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में घूम गया और इसका रेडियस होगा आर। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसका स्पीड क्या है तो तुम कहोगे कि इसका स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस में कितना होगा, यहां से लेके पूरा घूम गया तो फिर 2 पाई आर होगा टोटल डिस्टेंस, और टाइम, इसका टाइम पीरियड होगा, ऐसे वाला एक प्रॉब्लम मैंने करवाया है वैसे पिछले वीडियो में। तो टाइम पीरियड मान लेते हैं कि कैपिटल टी है ना। तो इस सिस्टम में स्पीड 0 नहीं है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि तो वेलोसिटी, इस सिस्टम के लिए वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो सेम ही है, इस केस में भी सेम ही है, कैपिटल टी होगा, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये अगर सर्कुलर पाथ में घूम गया, ये अगर सर्कुलर पाथ में घूम गया यहां से लेके फिर से यहां तक आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो मतलब वो वाला केस मेरे पास आ गया कि अगर मेरे पास वेलोसिटी 0 है बट नॉट नेसेसरी कि स्पीड भी 0 होना चाहिए। क्लियर है ना। तो ये वाला इक्वेशन तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेल्प कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं ये वाला इक्वेशन तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना। ठीक है, तो हमारे पास दो सिचुएशन है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 है तो उसका वेलोसिटी 0 होगा ही होगा। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है, नॉट नेसेसरी कि उसका स्पीड 0 होगा, उसका स्पीड नॉन जीरो हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं।
तो हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है ना, ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, तुम समझ जाओगे। x2 मतलब फाइनल पोजीशन, x1 मतलब इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम करते हैं, चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by the displacement of an object is given by x ब्रैकेट में मैंने t लिखा, x ब्रैकेट में मैंने t लिखा, इसका मतलब ये होता है कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको पहले लिख देता हूं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे मिला कुछ तो ये इसका मीनिंग ये है, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब x किसके ऊपर वेरी कर रहा है, x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। ठीक है, तो इसका मीनिंग है x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैं ये रब कर रहा हूं, ये तुमने लिख लिया होगा। तो देखो द क्वेश्चन ऐसा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x ब्रैकेट t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5। मान लो ऐसे क्वेश्चन मैंने लिखा। ठीक है, तो the displacement of an object is given by 2t square minus 3t plus 5. What is the average velocity of the object between the time interval t equal to 2 second to t equal to 10 second। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x ब्रैकेट में t। इसका मीनिंग क्या है मैंने लिख दिया था, फिर रब कर दिया, तुमने शायद लिख लिया होगा। 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 फुल स्टॉप। व्हाट इज है ना, क्वेश्चन मार्क होगा। What is the average velocity of the object between the time interval t equal to 2 second to t equal to 10 second। ठीक है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ इसको साइड में, x ब्रैकेट ही है, तुम ये लिख लो तब तक। टाइम है t equal to 2 second to t equal to 10 second। ये तुम पॉज करके लिख लोगे, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो बोला गया वो है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो अगर एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालना है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो तो x2 कितना है नहीं दिया, x1 कितना है नहीं दिया, है ना। तो जनरल एक इन्फॉर्मेशन दिया भाई x ये है, बट t2 कितना है तुम्हें पता चल रहा है कि t2 तो 10 है और t1 कितना है 2 है। मतलब अगर ये वाला तुम लिख रहे हो तो यहाँ पे तुम 10 लिख सकते हो और माइनस यहाँ पे तुम 2 लिख सकते हो, है ना। बट यहाँ पे तुम x2 माइनस x1 जो है उसका वैल्यू तुम लिख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है, ये वाला प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है तो x2 का वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा और x1 का वैल्यू भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो देखो x2 कैसे निकालेंगे। x2 मतलब होगा t2 वाला, जब t2 का वैल्यू तुम पुट करोगे। मतलब यहाँ पे देखो x जो है ब्रैकेट में t है वो है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5। तो अगर मुझे x2 निकालना है, समझो बात को, अगर मुझे x2 निकालना है तो x ब्रैकेट में t के जगह पर क्या लिखना है, t2 क्या है 10, ये होगा x2। मतलब यहाँ पे t के जगह पे कितना पुट करना है, 10 पुट करना है, समझ गए। तो 2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10 प्लस 5। अब तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया, है ना। तो ये 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, 200 से 30 चला गया तो 175 होगा, है ना। ये 5 प्लस है, ठीक है। ये कैलकुलेशन देख लेना, इतना मतलब मैं इसके ऊपर बहुत नहीं कर रहा।
तो ये तुम्हारा x2 हो गया। तुम्हारे पास ये वाला जो टर्म है ये क्या है, x2 है। अब तुम x1 निकल पाओगे, कैसे निकल पाओगे, इसी तरीके से, ठीक है। करो x1 कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे तुम लिखोगे 2, ये तुमने उठा लिया, ठीक है। अब मैं x1 कर रहा हूँ तो इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे रफ कर दिया, चलो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, इसका मतलब इस t की जगह पर मुझे क्या बैठाना है, 2 बैठाना है ना। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, ये 4 हो गया, 8 हो गया, ये 6 2 7, ये 4 हो गया, 8 और माइनस 6 हो गया 2 7 हो गया, है ना। पहले वाला कितना था 175, ये आप देख लेना, वो सिर्फ मैथमेटिक्स है, तुम खुद से चेक कर लो, बाद में बताना सर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। कैलकुलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट मेरे लिए, मैं यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि मैंने सही किया होगा। x2 का वैल्यू 175 है, माइनस इसका वैल्यू है तुम्हारे पास 7, और यहाँ पे आ गया 8। अब जो आंसर होगा वो तो फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे कितना होगा 168 होगा, है ना। 168 प्लस 7 175 होगा, डिवाइडेड बाई 8। अरे ये तो अच्छा हो गया तो अच्छा आंसर आ रहा है 2 1, अच्छा आंसर आया मैंने रैंडम ले लिया था डाटा। चलो जो भी है 21 मीटर पर सेकेंड, तो 21 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार कैलकुलेशन तुम खुद से चेक कर लो। वैसे करना कैसे है, मतलब इस प्रॉब्लम में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था वो क्या था कि तुम्हें x2 और x1 गिवन नहीं था, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था, तुम्हें पता था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। बट इस प्रॉब्लम में t2 का वैल्यू गिवन था, t1 का वैल्यू गिवन था, बट x2 और x1 डायरेक्टली गिवन नहीं था। उसको उसने इन जनरल इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब तुम्हें t गिवन है ना, t2 वाला t गिवन है 10 है, t1 वाला भी t गिवन है 2 है, तो अकॉर्डिंगली जब 10 बैठा हो गया तो यहाँ से 10 बैठा के जो भी आंसर आएगा, जैसे कि मेरा 175 आया, फिर यहाँ पे 2 पुट किया तो 7 आया, है ना। और यहाँ पे काट टूट के जो आंसर आया 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सही तो लिखा मैंने, है ना। चलो कैलकुलेशन सही है तो प्रॉब्लम करेक्ट ही है, आगे बात करते हैं। चलो तो ये वे है, मतलब तुम्हें इस तरीके का प्रॉब्लम पूछ सकता है, डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी तुम निकालो, बट एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। चलो एक सिचुएशन हम लेते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन है कि ए बी सी, ए टू बी बी टू सी तुम गए, ठीक है। ए टू बी और बी टू सी तुम मूव किए, तो ए टू बी में तुमने ए टू बी जो तुमने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया वो s1 है, और ये तुम v1 वेलोसिटी से मूव किए। फिर से समझो, ए टू बी तुमने एक जर्नी की, ठीक है, और ए टू बी जाने के लिए तुमने जो वेलोसिटी मेंटेन किया वो है v1, और यहाँ का जो डिस्टेंस तुमने कवर किया वो है s1। फिर b2c तुम जब गए तब s2 तुम्हारे पास डिस्टेंस कवर किया तुमने, और v2 वेलोसिटी लेके तुम गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सिस्टम में जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है, मतलब ए टू बी तुमने कवर किया v1 वेलोसिटी से, और तुम्हारे पास जो डिस्टेंस तुमने कवर किया वो है s1। फिर b2c तुमने जो कवर किया वो है s2 डिस्टेंस, और b2c में तुमने वेलोसिटी मेंटेन किया v2। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जब एवरेज वेलोसिटी की बात आता है तो उसमें मैं क्या लिखता हूँ, फॉर्मूला एकदम जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम t2, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम t1, ऐसे बताया था। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला था उस टाइम का। ये तुम्हारे पास डेफिनेट प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सिचुएशन तुम समझो, पहले सिचुएशन तुम समझो। मैंने तुम्हें अभी अभी जो सिखाया एवरेज वेलोसिटी के बारे में, जो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लिखा, तब मैंने कहा था कि ए टू बी जब तुमने कवर किया तो x1, ये वाला डिस्टेंस x1 है,
फिर तुम्हें जाना है सी पॉइंट तक, बट ए टू सी जो है इतना डिस्टेंस वो है x2, है ना। और यहां से यहां तक जब गए वो वाला टाइम t1 था, और यहां से लेके पूरा यहां तक जब गए पहुंच गए तो वो वाला टाइम t2 था। इस हिसाब से अगर मुझे यहाँ पे बी और सी पॉइंट में एवरेज वेलोसिटी निकालना है इन दोनों पॉइंट्स में, तो ये फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला। और ये मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है, ये वाला वर्क नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम ये है। और ये जनरल फॉर्मूला है जो कि इस वाले सिचुएशन से आता है ना, इस वाले सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन क्लियर है। ये वाला सिचुएशन क्या है कि ए टू बी इतना डिस्टेंस कितना है x1, टाइम कितना लगा t1, बट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है x2, और यहां से यहां तक पूरा टाइम कितना लगा t2। क्या ये सेम सिचुएशन है? ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। यहां से यहां तक s1 है और यहां से यहां तक s2 है, क्लियर है। और कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट में, मतलब यहां से लेके तुम जब यहां तक पहुंच गए, मतलब ए से लेके जब ये पहुंच गए, तो इस सिस्टम के लिए तुम्हारे पास यहां तक तुम्हारे पास जो एवरेज वेलोसिटी हुआ उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो देखो x2 माइनस x1, मतलब ये वाला पॉइंट मेरे पास x1 है और ये वाला पॉइंट मेरे पास x2 है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है इस फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। क्लियर है कि नहीं है? इन दोनों के लिए, इसमें तो मैंने इन दोनों के लिए करवाया, तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि इन दोनों के लिए करना, यहाँ पे कह रहा है इन दोनों के लिए। तो इतना देखो, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 इतना है, बट इतना जो डिस्प्लेसमेंट है, इतना जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, दिस प्लस दिस, मतलब s1 प्लस s2। तो यहाँ पे मैं s1 प्लस s2 लिख सकता हूँ, क्लियर है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इनिशियल पॉइंट ये वाला जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें, वो इनिशियल पॉइंट ये बताया मुझे और फाइनल पॉइंट यहाँ पे बताया मुझे। तो x2 मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला से मैच करने के लिए, और x1 ये इनिशियल पॉइंट लिखा। x2 माइनस x1 मतलब इतना डिस्टेंस हो गया ना, इतना कितना हुआ s1 प्लस s2, और t2 माइनस t1, मतलब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगाया, लेट अस कंसीडर कि t1 टाइम लगाया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाया, मैंने कंसीडर किया t1 टाइम, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में मैं कंसीडर किया कि t2 टाइम, ठीक है। वो हम लिख देंगे कि लेट t1 एंड t2 बी द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम a टू b एंड फ्रॉम b टू c। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इसको मैं रब नहीं करना चाहता, तुम लिख दो, ठीक है। मतलब t1 और t2 अगर मैं पकड़ता हूं तो इस इक्वेशन में क्या लिखूंगा, तुम्हारे पास t2 क्या है, t2 तो यहाँ पे है, और t1 कहाँ पे, t1 तो यहाँ पे है, क्लियर है। t2 कहाँ पे, जहाँ पे एंड हुआ यहाँ पे, t1 कहाँ पे, जहाँ पे शुरू हुआ। तो t2 माइनस t1 करोगे तो इतने में कितना टाइम लगा, कैपिटल T1 प्लस कैपिटल T2, ठीक है, क्लियर है। तो कैपिटल T1 प्लस कैपिटल T2 टाइम लगा, ठीक है। कैपिटल T1 और कैपिटल T2 तो प्रॉब्लम में मुझे गिवन नहीं, कैपिटल T1 और कैपिटल T2 प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल T1 और कैपिटल T2 तुम्हें निकालना है, सॉल्व करने के लिए तुम्हें, तुम्हारे पास गिवन क्या है, तुम्हारे पास गिवन है S1 B1 S2 B2, है ना। ये तो गिवन था, मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक जाने में तुम्हें टाइम लगा, तुमने वेलोसिटी मेंटेन की v1, और यहाँ से यहाँ तक तुमने वेलोसिटी मेंटेन की v2, यहाँ से यहाँ तक तुमने डिस्टेंस कवर की s1, यहाँ तक यहाँ पे तुमने डिस्टेंस कवर की s2, है ना, ठीक है। तो अब हमें अगर t1 और t2 का वैल्यू मिल जाए तो हम कर देंगे। तो चलो हम a to b में फ्रॉम a to b, फ्रॉम नहीं लिखते, फॉर लिखते, फॉर a to b। यहाँ पे अगर हम s इक्वल टू bt अप्लाई करते, फॉर्मूला s इक्वल टू bt अप्लाई करते, तो देखो यहाँ पे इस जर्नी में s कितना है s1, b कितना है v1, और t कितना लिखा मैंने कैपिटल T1, वो तो कंसीडर किया कैपिटल T1,
ठीक है, दैट इम्प्लाइज यहाँ से तुम कैपिटल T1 निकाल पाओगे। कैपिटल T1 कितना होगा, S1 बाई V1। क्लियर है, क्लियर, समझ गए? मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ कि मुझे T1 और T2 तो फाइंड करना है। ये तो मैंने एज्यूम किया T1 T2 का वैल्यू तो पता नहीं है, तो अब तो T1 निकल गया। अब तुम समझ चुके हो कि T2 तुम्हें कैसे निकालना है। T2 तुम्हें इस पॉइंट पे S इक्वल टू V2 S इक्वल टू VT अप्लाई करके निकालना है। अगर तुमने ये लिख लिया ना तो मैं इसी के ऊपर रब करके लिख देता हूँ, फॉर B2C वी हैव S इक्वल टू VT। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैं S2 लिखूंगा, यहाँ पे V2 लिखूंगा और यहाँ पे T2 लिखूंगा। ठीक है, B2C के लिए कर रहा हूँ माइंड इट। तो यहाँ पे T2 कितना होगा, S2 बाई V2, है ना। T2 कितना होगा, S2 बाई V2। तो अब हमारे पास T1 का वैल्यू कितना है, S1 बाई V1 और T2 का वैल्यू कितना है, S2 बाई V2। ये यहाँ पे पुट कर देंगे और जो आंसर मिलेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो T1 का वैल्यू होगा S1 बाई V1। मैंने तो यहाँ पे वो कर लिया, मतलब T2 के लिए कर लिया, वैसे मैंने किया था पहले, तुमने लिखा होगा शायद, तो अब लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे T1 का वैल्यू S1 बाई V1 और T2 का वैल्यू S2 बाई V2। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, मान लो एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखा मैंने, यहाँ पे है ऊपर है S1 प्लस S2, यहाँ पे है क्या लिखा था मैंने, T1 S1 बाई V1, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। ये किसका वैल्यू लिखा मैंने, T1 का, और ये किसका वैल्यू लिखा, T2। मैंने रब कर दिया, वहां पे तुमने किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो तुम पॉज मतलब बैक करके पॉज करके फिर से लिखो। ठीक है, अब तो कुछ स्टेप सिंपल वो है, यहाँ पे देखो S1 प्लस S2 है और नीचे एलसीएम लोगे, नीचे V1 V2, तो V1 ये होगा S1 V2 प्लस S2 V1, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो V1 V2 ऊपर चला गया, रहा तुम्हारे पास S1 प्लस S2 ब्रैकेट, ये ऊपर जाएगा इसके साथ इंटू होकर नीचे S1 V2 प्लस S2 V1। क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का ये आंसर होगा, ये वाला आंसर। तो अल्टीमेटली ये हमारा फाइनल आंसर है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए करवाया ताकि तुम्हें वो जो पहले सिचुएशन मैंने बताया और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो समझ में आए, मतलब क्या है, मतलब x2 माइनस x1 को मैंने S1 प्लस S2 कैसे बना दिया यहाँ पे। ठीक है, वो समझने के लिए तुम्हें याद रखना है x2 है मेरा फाइनल पोजीशन, x1 है मेरा इनिशियल पोजीशन, ये सब याद रखना है। T2 है मेरा फाइनल टाइम, T1 है मेरा इनिशियल टाइम। अब तुम्हारे को पॉइंट प्रॉब्लम बना रहा है ना वो लोग, प्रॉब्लम बनाने में तो वो लोग कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, है ना, कहीं पे भी दोनों पॉइंट। जैसे कि मेरा पॉइंट था B2C जो मैंने समझाया तुम्हें, जब ये फॉर्मूला मैंने बताया था, जब सिर्फ ये फॉर्मूला बताया था। अब ये प्रॉब्लम जब मैं कर रहा हूँ तो कह रहा है कि A2C, है ना, समझ रहे हो ना। तो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से तुम्हें अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले को मतलब वैल्यूज जो पुट करना है। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया। तो चलो आगे मूव करते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम हम वहां से भी कर लेंगे। चलो, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन से प्रॉब्लम आया हुआ था, वो शायद तुम्हारा नीट 2017 में। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट किया कि एक मेट्रो स्टेशन में एस्केलेटर, समझते हो ना एस्केलेटर, मॉल में तो होगा और मेट्रो स्टेशन में भी होता है। तो एक लड़की है जो, अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल रहा है ना कहीं से, तो तुम उस क्वेश्चन को वहां से देख लेना। वहां पे एक क्वेश्चन ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ सिचुएशन क्या है, कि एक लड़की है जो मेट्रो स्टेशन में जाती है। ठीक है, तो मेट्रो स्टेशन में उसे एस्केलेटर मिलता है, बट एक दिन मतलब ऐसे कहानी है, डे 1, डे 2, डे 3, तो 3 दिन का कहानी है। तो देखो डे 1 में जो एस्केलेटर है ना वो वर्क नहीं करता, और ये लड़की है, तो उसको मान लो ऐसा है, एक में ऐसे
समझने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, इतना है। तो ये एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा, इसको यहां से यहां तक पहुंचना है, मान लो यहां से यहां तक पहुंचना है। तो डे 1 में देखा इसने एस्केलेटर जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसने वर्क किया, ठीक है, तो उसने वर्क किया, तो टाइम उसको लगा यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा t1, ठीक है। तो इस बार गर्ल ने वर्क किया और टाइम इसने लगाया ऊपर पहुंचने में t1। डे 2 में उसने देखा कि एस्केलेटर जो है काम कर रहा है, तो उसने इस बार वर्क नहीं किया, तो एस्केलेटर ने उसको उठा दिया। मतलब इस बार एस्केलेटर इज इन मोशन, तो उसने उठाया, एस्केलेटर ने यहां से यहां तक उठा दिया। तो एस्केलेटर ने जब उठाया तो टाइम लगा t2। इस बार गर्ल ने वर्क नहीं की, ठीक है। थर्ड में ऐसा था कि एस्केलेटर वर्किंग था बट इसको जल्दी जाना था, तो ये भी वर्क कर गया। समझ रहे हो सिचुएशन को? थर्ड डे में ये भी वर्किंग था और इसको जल्दी जाना था, इसलिए इसने भी वर्क किया। तो पूछ रहा है कि अब जो यहां से यहां तक वो पहुंचा कितना टाइम लगा, अब जो टाइम लगा वो कितना है, वो पूछा, क्वेश्चन ये था, ठीक है। इतना कुछ डे 1 डे 2 डे 3 ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसे डायग्राम कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ लैंग्वेज में क्वेश्चन है, मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। आई होप कि क्लियर है। पहले दिन क्या था, पहले दिन एस्केलेटर खराब था, तो जो लड़की है प्रीति ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है, तो वो मूव किया उसने, ठीक है। तो डे 1 के लिए मैं अगर प्रॉब्लम को सॉल्व थोड़ा सा इलाबोरेटली करना चाहता हूँ, डे 1 के लिए अगर हम s इक्वल टू vt लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें क्या गिवन है, देखो ये जो है, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ना यहां से लेके यहां तक, एस्केलेटर खराब हो, एस्केलेटर वर्क कर रहा हो, एस्केलेटर खराब हो या फिर एस्केलेटर वर्क करता भी हो, तब भी मतलब ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। पहुंचना तो इसको यहां से यहीं तक है ना, दोनों मिलकर जा रहे हैं तब भी तो इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, खुद चल के जा रहा है तब भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, एस्केलेटर इसको पहुंचा रहा है यहां से यहां तक तब भी इतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो डे 1 के लिए मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस एस है। डे 1 में सिर्फ गर्ल जो है उसी ने मूव किया, तो उसका वेलोसिटी इनटू टाइम कितना लगा, क्वेश्चन ने बता दिया कि पहले दिन t1 लगा, है ना, समझ रहे हो। तो देखो यहां से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ गर्ल निकलता हूं तो s बाई t1 होता है डे 1 के लिए। डे 2 के लिए ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ये तो मैं समझाने के लिए करवाया था। डे 2 के लिए अगर s इक्वल टू vt लिखता हूं तो सेम ये वाला डिस्टेंस जो है वही वाला डिस्टेंस तो डे 2 में भी कवर करना था। वेलोसिटी तब तो एस्केलेटर चला, गर्ल नहीं चला, और टाइम लगाया t2, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर कितना हुआ s बाई t2। ये क्या हो गया, डे 2 हो गया, ठीक है। अब क्या है डे 3 में क्या हुआ, डे 3 में गर्ल उसने भी मूव किया, एस्केलेटर वो भी वर्किंग था, वो भी मूव कर रहा था। तो डे 3 में अगर s इक्वल टू vt लिखते हैं हम, तो ये वाला डिस्टेंस सेम ही है तीनों केसेस में, ये तो ऐसे ही होगा। और ये वाला टाइम तुम्हें निकालना है, अब टाइम कितना लगा, तो ये वाला टाइम तो मुझे निकालना है, इसको निकालना है मुझे। वेलोसिटी अब तुम कहोगे कि सर वेलोसिटी तो ये भी था और वेलोसिटी तो ये भी था, है ना, क्लियर है, तब तो हो गया। अब t मुझे निकालना है, t कितना होगा s डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल मुझे यहां से मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर मुझे यहां से मिल जाएगा, मैं पुट कर दूंगा, मतलब s बाई t1 इसमें और s बाई t2 इसमें पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको रफ कर देता हूं, s बाई t1 और s बाई t2 पुट करना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इंप्लाइज t इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s, इसके लिए गर्ल के लिए s बाई t1 और इसके लिए s बाई t2। मैंने रफ कर दिया, तुम तो बैक करके पॉज भी कर सकते हो, है ना। तो देखो s यहां से कॉमन जाएगा, कट भी जाएगा, तो ऊपर 1 रहेगा, ये s कॉमन ले लोगे तो सिर्फ रहेगा 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, ये तो s कट जाएगा कॉमन लेके, है ना। इतना मैथमेटिक्स तो आता है, तुम फिजिक्स कर रहे हो यहाँ पे, इतना
डिटेल में, और ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, मैं तो समझाने के लिए थोड़ा सा इलाबोरेशन कर रहा हूँ क्योंकि आज पहली बार कर रहा हूँ ना। तो नीचे एलसीएम होगा, ऊपर 1 है, नीचे एलसीएम क्या होगा, T1 T2, T1 T2, ये क्या होगा, T1 T2 प्लस T1 होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो T1 T2 बाई T1 प्लस T2। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या है, T1 T2 बाई T1 प्लस T2। ये तुम्हारा जो टाइम है जब वो लड़की और जो एक्सेलरेटर एक साथ चला तब टाइम इतना लगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट डे हम और एनालाइज करेंगे, नेक्स्ट डे मैं एक्सेलरेशन भी करवाऊंगा, साथ साथ प्रॉब्लम भी करेंगे। हर एक लेक्चर में मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, आई होप कि वो सब प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ रहा है या फिर आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। जितना भी थ्योरी हम करेंगे उसके साथ साथ प्रॉब्लम अगर नहीं करोगे ना तो तुम फिजिक्स समझ नहीं पाओगे कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।